जो लोग हुकूमत में थे वो इस अरसे की कारकर्दगी लोगों को बताकर सियासी तौर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी सुनी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो इक़्तिदार में रहे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद भी ये है कि अगर हुकूमत में रहने वाली जमातें अपनी कारकर्दगी, झूठी सच्ची कामयाबियां गिनवा कर अवाम को गुमराह करें तो कम से कम हम जैसे लोग हक़ाइक़ बताकर अवाम को उनकी रहनुमाई कर सकें। आप सब जानते हैं कि एक तवील अरसे से इस कराची की मरदमशुमारी पर सबको ही एतराज़ात थे और हर एक ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। इस कराची की आबादी को सब ने तस्लीम किया कि 3.5 करोड़ से कम कतन नहीं है। और माजी में जो 17 की जो मरदमशुमारी थी उसमें आपको याद होगा कि मैंने पिछली मरतबा जब हमारी आपकी इस सिलसिले पे बात हुई तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़रब-ए-अज़्ब चल रही थी और उस ज़रब-ए-अज़्ब की वजह से कबायली इलाकों से लोगों को कैंपों में मुंतकिल किया गया था। और जब ये मरदमशुमारी का अमल शुरू किया गया तो कबाइल के लोगों ने इस बात पर एतराज़ उठाया कि कबाइल के लोग इलाकों में मौजूद नहीं हैं, तो अगर वहाँ मरदमशुमारी होगी तो कबायली लोगों की गिनती करना मुमकिन नहीं है और अगर उनकी गिनती नहीं होगी तो जाहिर है कि उनको उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा। तो वहाँ खटक नाम का इस मरदमशुमारी से मुतालिक ऑफिसर तैनात था जिसने हुकूमत से रब्ता किया और जो सेंसिस का ब्यूरो है इससे रब्ता किया और फिर ये तय पाया कि जो लोग इस इसके ज़रब-ए-अज़्ब की वजह से कैंपों में मुंतकिल हुए हैं उन इलाकों के अंदर जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड पर जिस इलाके का इंदराज हुआ है वहाँ उस इलाके में उनकी गिनती शुमार की जाएगी। और इसकी वजह वहाँ पर इस अमल की वजह से अगर उस इलाके को गिनती किया जाता उन शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पूरे कराची के अंदर जो सूरत हाल पैदा की गई उस मिसाल को बुनियाद बनाकर तकरीबन 60 लाख अफराद जो यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आते हैं और यहाँ मुस्तकिल आबाद हैं और वो ईद और बकरीद पर उनके लिए खुसूसी ट्रेनें चला करती हैं और वो लोग अपने इलाकों में अपने आबाई इलाकों के अंदर ईद मनाने जाते हैं, ये दुनिया को मालूम है। और पूरे साल यहाँ मुस्तकिल आबाद हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, यहाँ की बिजली और यहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ रोज़गार के मौके उन्हें मैसर हैं, यहाँ पर वो रहाइश इख्तियार करते हैं, सारा सीवरेज का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वो तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड या तो दादू के हैं, लाड़काना के हैं, गुज्जर खान के हैं, लाला मूसा के हैं, लेकिन वो लोग यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आए हुए हैं। उन 60 लाख अफराद को मरदमशुमारी में गिना ही नहीं गया। उसके बाद बाकायदा सरकार के लोगों ने ये बात तस्लीम की है कि 25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर वो लोग आबाद हैं जो अफ़गानिस्तान से कैंपों में उन्हें पनाह देने के लिए लाया गया था और वो कराची में आके आबाद हैं और रोज़गार के हुसूल के लिए वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। इन सारे हालात के अंदर जो बैनुल अक़वामी सतह पर ये आदाद व शुमार के इदारे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उन सब ने इस बात को तस्लीम किया कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। जो लोग आज ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने 1,65,00,000 को 2 करोड़ पे लेकर आ गए और हमारी अनथक मेहनत का नतीजा है कि 2 करोड़ के ऊपर लाकर हमने तस्लीम किया, वो लोग इस बात को क्यों नहीं तस्लीम करते कि 1.5 करोड़ अवाम जिन्हें गिने बगैर इस कराची से माइनस कर दिया गया, उन 1.5 करोड़ अवाम के मफादात का, उन 1.5 करोड़ अवाम के बुनियादी हुकूक का सौदा किया गया जब मुश्तरका मफादात कौंसिल में अमीनुल हक ने बैठ के दस्तखत किए इस बात पर कि 2 करोड़ 3 लाख की आबादी को तस्लीम कर लिया गया। इस शहर की नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोग जब इस शहर के 3.5 करोड़ अवाम को 2 करोड़ तस्लीम करके आएंगे तो उसके बाद इस 1.5 करोड़ की जो आबादी है जिसको आपने शुमार करने से गुरेज किया और शुमार नहीं किया, वो 1.5 करोड़ लोग यहाँ आबाद तो हैं, उनके बुनियादी हुकूक कौन कैसे फराहम करेगा? NFC अवार्ड में आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना है, आपकी आबादी के हिसाब से ज़ाहिर मनसूबाबंदी होनी है, चाहे पानी का फराहमी का मामला हो, चाहे बिजली की फराहमी का मामला हो, चाहे
रोज़गार की फराहमी का मामला हो, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के मामला हो, सब आबादी के तनासुब से ही तो आप मनसूबाबंदी करेंगे। जब आपकी आबादी ही आपने 1.5 करोड़ कम गिनी है तो यहाँ मनसूबाबंदी कैसे आप दुरुस्त कर सकते हैं? और इस सारी तबाही का जिम्मेदार मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को समझता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने माजी में भी जो हमारा बुनियादी मसला था कोटा सिस्टम, जिसके ऊपर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़माने से, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी APMSO बनी इसी वजह से थी कि फार्मेसी फैकल्टी के अंदर अंदरून सिंध से कम नंबरों पे पास होने वाला शख्स कोटा सिस्टम पे आके एडमिशन ले लिया करता था, और फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले लोग, इस शहर के बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से पहले एक्शन कमेटी बनी और बाद में APMSO बनी। तो जब कोटा सिस्टम इस शहर के मेरिट के कत्ल की बुनियाद बना था और हमने अपने मंशूर में इस कोटा सिस्टम के खात्मे को बुनियादी हैसियत दी थी, उस कोटा सिस्टम को इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जब मुसल्लत किया गया तो उस वक्त भी अमीन उल हक वहाँ मौजूद थे। इख्तिलाफी नोट लिखने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हुकूमत से अलहदी इख्तियार नहीं कर लेनी चाहिए थी? जब आपकी अवाम के मेरिट का कत्ल हो रहा है, जब आपके ऊपर दोबारा से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम मुसल्लत किया जा रहा है, तो आपको हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कभी हुकूमत से अलहदा नहीं रही। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट के अंदर, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर कभी हुकूमत से अलग नहीं रहे। इन सारे हालात के अंदर जो और मजीद तबाही हुई है, उस तबाही का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं ये अवाम को भी एहसास दिला सकूँ और मुख्तलिफ हल्कों को भी इस बात का एहसास दिला सकूँ कि जो तबाही हुई है उसमें अवाम को ये पता होना चाहिए कि उसमें वो तमाम जमातें शरीक हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है जो हुकूमत का हिस्सा रही है। और अगर हुकूमत के तमाम इक़दाम की जिम्मेदारी इत्तेहादियों पर आती है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी आती है। हम फ़ख्रिया इस बात का ऐलान करते रहे और हुकूमत में सब लोग शामिल थे कि आज डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है पाकिस्तान और कल डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। और इसके बाद आपने IMF के साथ जिस तरह भी कोशिशें करके आपने एक दोबारा से एग्रीमेंट किया और आपको $3 अरब मिलने की 3 किस्तों में यकीन दहानी कराई गई। नतीजा ये निकला कि जो पहली किस्त आई, आपने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, और आपने एक सारा क्रेडिट लिया कि हम जश्न मना रहे हैं कि हमने एक कामयाबी हासिल कर ली। अवाम को कभी ये नहीं बताया गया कि आज आपने $3 अरब वसूल किए, लेकिन 2023 में आपको $23 अरब वापस करने। अगर अवाम से ये पूछा जाए कि इस हुकूमत ने उन $3 अरब को क्या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जो अब उसके बदले वो सोना उगलना शुरू कर देगा, वो $3 अरब, या $3 अरब जहां लगाए हैं वहां से आपको कोई डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, आपने कोई रिसाइकिल करना है उसको, या आपने कोई ऐसी सनत लगा दी उन $3 अरब से जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो जाएगा? कतन नहीं। हम $3 अरब पर खुशियां मना रहे हैं। $23 अरब के बारे में हमने आवाम को आगाह नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने कुछ ऐसी पॉलिसी आज तक बनाई है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हम कमाऊ पूत हो गए, हम पैसा कमाना शुरू कर दिया हमने? इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो लोग भी हुक्मरानी में आए और जो लोग ताकतवर तबका जिसको आप कहते हैं, जो हुकूमतों को बनाने बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है, उन्होंने भी कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हमें पैसा कमाने के लिए कोई तक़द्दो करनी चाहिए, हमें कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। आप शुरू से उठा लीजिए, अयूब के दौर में हमने अमेरिका से गंदम लेने का पहला एग्रीमेंट किया इमदाद के तौर पर। हमने गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जब ज़िया-उल हक साहब का दौर आया तो हमने अफ़गानिस्तान की वॉर की बुनियाद पर हमने पैसे वसूल किए, और हम समझते रहे कि हमारे एक्सचेकर में या हमारे लिक्विडिटी में इजाफा हो रहा है, हमारे ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। हम धोखा देते रहे अपनी आवाम को। मुशर्रफ का दौर आया तो मुशर्रफ के दौर में उससे पहले 9/11 का वाक़या हुआ, और 9/11 के वाक़े के बाद जब वहाँ मुसलमान अपने आप को गैर महफूज समझने लगे तो वहाँ से अपनी जायदादें फ़रोख्त करके अपने कारोबार समेट कर जब पाकिस्तान आए तो जाहिर है कि वापसी में वो अपना पैसा लेकर आए, तो बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान के अंदर आई। उससे मुशर्रफ के दौर में ये एहसास दिलाया गया, ये लोगों को ये बावर करवाया गया कि मुशर्रफ के दौर में डॉलर हमारे यहाँ
उसके हाई उस पर पहुंच गया और हमारे यहाँ ज़र मुबादला में इजाफा हो गया। अभी हम 9/11 के उस वाक़े से पाकिस्तानी जो लौट कर आ रहे थे उस अमल से ही गुजर रहे थे कि वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई और मुशर्रफ से आर्मिटेज ने आगे पूछा कि पत्थर के दौर में हम आपको वापस धकेल देंगे। ये जो मैंने अखबारात में पढ़ा कि आप हमारे साथ हैं या नहीं, बिला किसी ताख़ीर के पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हाँ हम अमेरिका के साथ हैं। नॉन नेटो अलाई के तौर पर आपको पूरी जंग के अंदर बराबर का हिस्सा मिला। मतलब हमने पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी एक्सपोर्ट करके हमने कमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने जो मौक़े हमें मैसर आए हादसाती तौर पर हमने उससे जो पैसे कमाए उससे हमने इस पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के हुक्मरान और वो लोग जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो लोग जो हमारे किरदार के ऊपर रिपोर्टें तैयार करते हैं, वो इस पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट तैयार करते और पाकिस्तान के अंदर ऐसे फैसले करते जिससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होता। हम रोज़ाना बिजली के रेट बढ़ा देते हैं IMF की शर्त पर, लेकिन IMF ने ये शर्त आयद नहीं की थी कि आप गरीब आवाम के ऊपर बिजली के रेट बढ़ा दीजिए। उन्होंने तो सिर्फ आपसे बचत के लिए कहा था। बचत करने का तरीका यह भी तो हो सकता था कि आप 43 करोड़ यूनिट अपनी अशराफिया को फ्री देते हैं हर साल, जिसमें ब्यूरोक्रेट हैं, जिसमें फौजी अफसरान हैं, जिसमें अदलिया है, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो पेट भरे हुए हैं। गरीब आवाम के ऊपर आप बिजली के नए रेट मुसल्लत करके, और ये कहा जाता है कि साहब ये तो ऊपर से IMF की शराइत में शामिल है। IMF ने बिजली के रेट बढ़ाने के लिए कहा, यह नहीं कहा कि आप किसी को फ्री दीजिए। 43 करोड़ यूनिट हर साल आपकी अशराफिया को फ्री मिलते हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें फौजी ऑफिसर्स हैं, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये सारे के सारे लोग लाखों की तनख्वाहें वसूल करते हैं। हर शख्स की तनख्वाह जो है वो लाखों में। इसी तरह पेट्रोल है, पेट्रोल फ्री मिलता है, हमारे ऊपर पेट्रोल की कीमतें मुसल्लत की जाती हैं। पाकिस्तान की आवाम के अलावा इस पाकिस्तान के सनतकारों को भी नहीं छोड़ा। मेरी कल साइट एरिया के सनतकारों के एक वक्त से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा 50 रुपया फी यूनिट हमें अगर पड़ रहा है तो हम किस तरह सनतों को चला सकते हैं। साइट एरिया की बहुत बड़ी तादाद सनतों की इस वक्त बंद पड़ी है। हम ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। ज़राअत में हर शख्स जो ज़राअत से वाबस्ता है, यानी उनमें छोटे जो किसान हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वरना हर किसान, हर ज़मींदार जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, हर फसल के ऊपर वो नई लैंड क्रूज़रें ख़रीदता है, हर फसल के ऊपर वो नई शादी करने के इरादे करता है। हम टैक्स लगाने को तैयार नहीं। आप सबको इस बात पर हैरत होगी कि पूरे पंजाब जो 56% पाकिस्तान का है और सिंध, दोनों ने मिलकर टोटल 4 अरब रुपया ज़राअत के ऊपर टैक्स दिया है पूरे साल के अंदर, जो कि एक हमारे इलाके की कोई छोटी सी मार्केट इतना टैक्स दे देती है। यानी जो हमारी जो है लियाकताबाद की सुपर मार्केट है वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देती है, तो उससे छोटी मार्केट है 4 अरब रुपये, तो वो टैक्स दे देती है। पूरे पंजाब और पूरे सिंध ने ज़राअत के ऊपर जो टैक्स दिए वो टोटल 4 अरब हैं। मैं ये चाहता हूँ कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। जो मुक़्तदिर हल्के हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट तो आज चली जानी है, लेकिन उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट है, हुकूमत का सिलसिला तो इसी तरह चलेगा। और वो हुकूमतें, चाहे वो केयर टेकर सेटअप की हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ज़ाहिर है मुक़्तदिर हल्के उनके पीछे होते हैं। उन सबको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो शोबे बरामदात से मुताल्लिक़ हैं, जो शोबे हमारे, जो सनतें हमारी बरामदात से मुताल्लिक़ हैं, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में छूट दें, उनकी हम हौसला अफजाई करें, उनकी हम दादरसी करें, ताकि वो बरामदात को बढ़ा सकें। बरामदात बढ़ाने के अलावा पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाने का कोई और तरीका नहीं है। आप सिर्फ एक तरीके से ज़र मुबादला लेकर आ रहे हैं जो ना होने की बराबर है, आपकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। वो है रेमिटेंस की शक्ल में, कि आपके पास जो बाहर लोग, मुल्क से बाहर हैं, वो जो कमाते हैं तनख्वाहों की मद में, जो यहाँ भेजते हैं, आप डॉलर अपने पास रखकर आप मलिर कैंट से जो नोट छापते हैं वो आप दे देते हैं। मलिर हाट पे जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है, पाकिस्तानी नोट आप दे देते हैं। ये आपकी आमद नहीं है जिसको आप ज़र मुबादला कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़राअत, उस पर टैक्स लगना चाहिए, एक माकूल टैक्स लगना चाहिए, ताकि हम सनतों के ऊपर जो बोझ है टैक्सेस का उसको कम कर सकें और हम अपनी बरामदात को बढ़ा सकें। देखिए, जो सूरत हाल अभी सेंसिस और सेंसिस से पहले हुई है, मैं उसका तज़किरा भी करना चाहता हूँ।
हमने असम्बलियों में बहुत तेज़ी के साथ बिल पास किए। लोगों ने तो इसको बड़ा मज़े का खेस करार दिया। लोगों ने कहा कि एक जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां असला तैयार हो रहा है और एक जगह मतलब दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां ऑर्डिनेंस और बिल पास हो रहे हैं। इतनी तेज़ी के साथ बिल पास हुए कि उन बिलों के बारे में पार्लियामेंटेरियन को भी शायद इल्म ना हो कि कौन कौन से बिल पास हो गए। इतनी तेज़ी से बिल पास करने का मकसद हमारी समझ से बाहर आता है। हमने उस चीज़ के ऊपर अपना एतराज़ पेश किया था लोगों के सामने कि आपने जो केयर टेकर सेटअप है उसमें प्राइम मिनिस्टर को जो इख्तियारात दिए हैं आलमी मुआहदे करने के और इक़्तिसादी इस्लाहात करने के, वो एक ख़तरनाक अमल है। कि अगर केयर टेकर सेटअप एक टेम्परेरी सेटअप है, गैर मुंतखब सेटअप है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वो निगरानी करे, उसकी कंप्लीशन तक वो उसकी निगरानी करे, जो भी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं, और जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी पासदारी करे। उसके अलावा उन्होंने इलेक्शन अपनी निगरानी में कराना है। आलमी मुआहदे करने का इख्तियार उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन आलमी मुआहदे करने का इख्तियार दिया गया असम्बली के ज़रिए, जो एक ख़तरनाक अमल है। जब आलमी मुआहदे करने का इख्तियार दिया गया और साथ में दानिस्ता तौर पर मरदमशुमारी के मसले के ऊपर एक तवील अरसे से बहस जारी थी और मरदमशुमारी कंप्लीट हुए हुए भी एक अरसा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन उसको कानूनी हैसियत देने में ताख़ीर की गई और यह एक दानिस्ता इक़दाम था। इलेक्शन करीब आने के बाद मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाया गया और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स के दस्तखत करवा के आपने उसको तस्लीम कर लिया। उसके बाद तो ज़ाहिर है कि एक आइनी जिम्मेदारी बन गई कि जब आपने उसके मरदमशुमारी को तस्लीम कर लिया तो अब आप पाबंद हैं कि आप नई हल्का बंदियाँ किए बगैर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो इसका मकसद है कि दानिस्ता इक़दाम था ताकि आप इलेक्शन को डिले कर सकें। अगर इलेक्शन डिले होते हैं, केयर टेकर सेटअप को आपने ये जो इख्तियारात दिए हैं वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी निगाह में मुल्क को उसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। मुंतखब हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात और अवाम के मफादात में जो फैसले करती है तो अवाम उनका एहतसाब भी करती है, वोट के ज़रिए एहतसाब करती है। लेकिन इस गैर मुंतखब हुकूमत से अगर आप बड़े बड़े फैसले करवाएंगे तो कल उसका एहतसाब करने वाला कोई नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक अमल है और ये इंतखाबात को डिले करने का एक दानिस्ता मंसूबा था कि आपने इलेक्शन करीब आने के बाद मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाकर आपने इस मरदमशुमारी को कानूनी हैसियत दे दी। अब इंतखाबात मुबिम हो गए, अब स्पेकुलेशन है हर जगह पर कि इलेक्शन साल भर डिले हो सकते हैं, 6 महीने डिले हो सकते हैं, 7 महीने डिले हो सकते हैं। मेरा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से ये है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर ख़ुद अपने आप को मंजर आम पर लेकर आए और ख़ुद ऐलान करे कि उसको डिलिमिटेशन के लिए जो उन्होंने 120 दिन मांगे हैं, इसी अरसे के अंदर वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के साथ साथ क्या इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने की एक्सरसाइज करेंगे। और अगर वो इलेक्शन की एक्सरसाइज साथ साथ करते हैं तो इलेक्शन कब और कितने दिन में वो करवाना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से वाज़े ऐलान, उसका हम मुतालबा करते हैं ताकि इस पूरे पाकिस्तान में जो चहमा गोइयाँ हैं, जो स्पेकुलेशन है, वो ख़त्म हो और वाज़े तौर पर यह ऐलान हो कि इलेक्शन कमीशन कितने दिन के अंदर इलेक्शन करवाना चाहती है। मैं फिर दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत में जो इस इक़्तिदार में रहते हुए जो गलत इक़दामात हुए हैं, IMF से एग्रीमेंट को आपने अपनी जीत करार दिया, लेकिन 23 अरब डॉलर वापस करने का कोई मनसूबाबंदी नहीं है। इस गुनाह में मुत्तहदा भी शरीक है। अगर कोटा सिस्टम इमरान की गवर्नमेंट के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुसल्लत किया गया, मुत्तहदा उसमें बराबर की उस जुर्म के अंदर शरीक है। इन्होंने हमेशा सौदेबाजी की है, हमेशा इन्होंने लोगों के मफादात का सौदा किया है। अभी अगर 3.5 करोड़ आवाम को 2 करोड़ गिना गया और वहाँ अमीनुल हक दस्तखत करके आए और उस मरदमशुमारी को तस्लीम किया, इसका मकसद है आपने 1.5 करोड़ आवाम के मफादात का सौदा किया है, उनके बुनियादी हुकूक का सौदा किया है। और जाहिर है कि ये प्रॉब्लम इस शहर के ऊपर मुसल्लत हो गई अब हमारे साथ एक तवील अरसे के लिए कि यहाँ पर 1.5 करोड़ आवाम बग़ैर किसी रिकॉर्ड के मौजूद हैं, लेकिन वो इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ करेंगे और इस शहर के लिए हमारे लिए मसाइल भी पैदा करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जो लोगों में इस वक्त चहमा गोइयाँ हैं और जो लोगों में बेचैनी है, इस्तराब है, उसको ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन खुद सामने आए और ऐलान करे कि इस मरदमशुमारी के बाद, हल्का बंदियाँ करने के बाद इलेक्शन किस दिन
मुमकिन है और वो किस दिन इनेकाद करना चाहते हैं ताकि ये जो इस्तिराब की कैफियत है वो ख़त्म हो। कुछ दिन पहले ब्लेजिंग फोरम में आपने बड़ी तनकीद की अंजुम पर और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट को कमाल वाली कंपनी से पूछे कि 5 साल से जो लोग वापस आ जाते हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद बड़ी सोशल मीडिया पर हमने देखा कि तलखी हुई है, आपके खिलाफ बड़ी बातें हुई हैं। तो ये तलखी कम करने के लिए आपके पास कोई फार्मूला है क्योंकि जब ये इलेक्शन कहते हैं दूसरा आप कहते हैं कि आज बात पर बात करूँगा, इसके अलावा बात नहीं करूँगा, लेकिन आप मौलाना फजल रहमान से तो हाथ मिलाने को तैयार हैं लेकिन एमपीओ से नहीं। चले मैं पहले ये बता दूं कि देखिए ये लोगों के जहन में है कि मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए जो भी बात कही उसमें खुदा न खास्ता मैं किसी के आने पे ना खुश हूँ। जो लोग आए हैं मैं खुश हूँ इसलिए कि वो अकेले सफ़र नहीं कर रहे थे, पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा था और उनके आने से मुझे खुशी है, दुख नहीं है और मैं किसी का रास्ता रोकना नहीं चाहता। बल्कि मैंने जब ये कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो लेकर आए ये बड़ा इक़दाम है कि वो 5-5 साल से मिसिंग लोगों को कहीं से भी लेकर आए। तो जो लोग अब तक सैकड़ों मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं, हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और हर जगह हर इदारे की तरफ से ये जवाब आया है कि उनके पास वो लोग नहीं हैं। अगर उनके पास नहीं है तो जाहिर है कि फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं ये बात कहूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को बुला के पूछा जाए वो कौन सा दरवाज़ा है जहाँ से ये लेकर आए, ताकि अगर सब इदारों ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस दरवाजे को खटखटाए कि भाई ये मुस्तफ़ा कमाल वहाँ से लोगों को लेकर आए तो बाकी मिसिंग पर्सन भी तुम्हारे पास हो सकते हैं। तो अगर मैंने ये बात कही है तो बाकी जो मिसिंग पर्सन है उनके हक में कहिए, उनके मफाद में कहिए कि सिर्फ कराची के लोग ही नहीं पूरे पाकिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हैं, पंजाब से लोग मिसिंग हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अगर ये बात मैंने कही है तो मैंने लोगों का रास्ता रोकने के लिए नहीं कही, बल्कि मैंने उन लोगों के मफाद में कही है जो आज तक मिसिंग है। देखिए बात जगह तो ये लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग राह करा के ला रहे हैं वही लोग तो गिरफ्तार करवा रहे हैं और ये खुलेआम ये बातें होती हैं कि लोगों से कहा जाता है कि साहब 6-6 अफराद की लिस्ट दीजिए जो गैर फाल हैं और हमें आगे देनी है, तो वो किसको दे रहे हैं ये भी बताएं। फिर लोगों को जब ये धमकियां देते हैं, मुझसे कहा गया कि आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए बात कही कि वो एजेंसियों की बेबी हैं, तो मैंने कहा कि वो तो ओपनली जब ये कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दूंगा लोगों का, तो सॉफ्टवेयर अपडेट रेम्बो सेंटर में या तारिक रोड पे तो नहीं होते। वो बताएं सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ होती है ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वो जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैंने ये बात कही थी और मैं उस बात पर कायम हूँ। मुझे कोई उसमें शर्मिंदगी नहीं है, मैं उसमें कहीं कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा कि मुझसे गलती हो गई। मैंने सोच समझकर कही और उन लोगों के मफाद में कही जो आज तक मिसिंग हैं, उनके सैकड़ों ख़ानदान अजियत के अंदर मुब्तला हैं, उनको भी इसी तरह आज़ादी मिलनी चाहिए और अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें कोर्ट में पेश करके उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उनके घर वालों को तो ये नहीं पता कि वो जिंदा या मर गए। तो अगर मैंने उनकी मफाद में कही है तो 2 आदमी के रास्ता रोकने के लिए मैंने नहीं गई, मैंने तो सैकड़ों मिसिंग पर्सन के मफाद में कही है। दूसरी बात आपने मुझसे कही कि इनसे मौलाना फजलुर रहमान से, तो जब गुफ्तगू हुई अलायंस की तो मैंने कहा जीडीए के साथ अलायंस की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं बनती कि जीडीए का यहाँ वोट बैंक नहीं है, लेकिन मौलाना का वोट बैंक है, बहुत सारे हलकों में उनका वोट बैंक है। तो अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बनता है तो उसमें सियासी सीटों की एडजस्टमेंट तो हमेशा से माजी में भी होती रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए मरदमशुमारी पे तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी भर जो नाइंसाफ़ी है उस पर आवाज़ उठाई जा सकती है, उठाई जाती रहेगी। लेकिन मैं ज़ाहिर है इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अब मरदमशुमारी कोई ऐसा छोटा सा अमल नहीं है कि मरदमशुमारी पे पूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठ के आप दस्तखत करके आ जाएँ और उसके बाद कल आफाक अहमद या साबिर साहब जो है वो एतराज़ करें तो फिर दोबारा मरदमशुमारी कर ली जाए। मरदमशुमारी का एक अमल है और वो एक आइनी जिम्मेदारी है और वो ख़ास मुद्दत के बाद ही हो सकती है। आइंदा जब भी मरदमशुमारी होगी उससे पहले हमें अपनी आवाम को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा और अपनी आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे। नहीं देखिए फैसिलिटेट करने वाली जो बात है ना, देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने कई मरतबा कहा कि लोग कहते हैं हमने अल्ताफ़ हुसैन को एलिमिनेट कर दिया। मैंने कहा यार देखिए अल्ताफ़ हुसैन को एलिमिनेट, ये देखिए कि अल्ताफ़ हुसैन क्रिएट
किस वजह से किए गए थे या उनकी क्रिएशन की वजह क्या थी। ज़ाहिर महाजिर अवाम के अंदर एहसास महरूमी, महाजिर अवाम के मसाइल, महाजिर अवाम के साथ जो आपने ज़बान की बुनियाद पर विक्टिमाइजेशन जारी रखी हुई है, वो वजह थी ना। तो अल्ताफ़ हुसैन को जिंदा रखने में उन लोगों का बड़ा किरदार है जिन्होंने उन वजूहात को एड्रेस करने की बजाय सिर्फ अल्ताफ़ को टारगेट करके रखा। आप उन वजूहात को एड्रेस करते तो अल्ताफ़ हुसैन जिस वजह से क्रिएट हुआ था वो वजह ख़त्म हो जाती, तो ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन की एलिमिनेशन उनके लिए आसान हो जाती। तो अल्ताफ़ हुसैन को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो महाजिर अवाम के मसाइल को एड्रेस करना नहीं चाहते, बल्कि महाजिर अवाम के मसाइल को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है, चाहे उसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो। अल्ताफ़ हुसैन ये कहने में हक बजानिब है, आफाक ये कहने में हक बजानिब है, सलीम हैदर ये कहने में हक बजानिब है कि कोटा सिस्टम की बुनियाद के ऊपर आपने सियासत की थी और कोटा सिस्टम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुसल्लत कर दिया और आप वहाँ बैठे हुए थे, तो फैसिलिटेट कौन कर रहा है? जो वजूहात को कायम रखे हुए वो फैसिलिटेट कर रहा है अल्ताफ़ को। अगर आज आपने मरदमशुमारी को तस्लीम करके और अवाम की देरीना मुतालबे को रद्द कर दिया और आपने उसका सौदा कर लिया 1.5 करोड़ अवाम के बुनियादी हुकूक का, अगर उस बुनियाद के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन, सलीम हैदर, आफाक या कोई भी महाजिर सियासत करने वाला आवाज़ उठाए तो इस फिनोमिना को जिंदा किसने रखा है? फैसिलिटेट हम नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं जो इन वजूहात को जिंदा रखकर वजूहात को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।